नमस्कार, मैं प्राध्यापक डॉक्टर अनूप दळवी, अध्यक्ष हिंदी विभाग RBNB कॉलेज श्रीरामपुर। आज हम यमे कक्षा की चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के द्वारा लिखित उसने कहा था इस कहानी का अध्ययन करेंगे। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म 1883 में जयपुर अर्थात राजस्थान की एक शिक्षित परिवार में हुआ। उनके पूर्वज कांगड़ा के गुलेर नामक स्थान पर रहने वाले थे और इसीलिए गुलेरी कहलाए। उनकी बुद्धि अत्यंत कुशाग्र थी और पढ़ने लिखने की रुचि उनके मन में थी। सन 1899 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की एंट्रांस एग्जाम में परीक्षा में वह सर्वप्रथम आए और 1930 ईस्वी में BA की परीक्षा वह प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए। गुलेरी जी के अध्ययन का क्षेत्र अत्यंत व्यापक रहा है। पुरातत्व, इतिहास, दर्शन, भाषा, विज्ञान, साहित्य आदि सभी विषयों की उन्हें गहरी रुचि थी। साथ ही संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, बांग्ला, मराठी आदि सभी भारतीय भाषाओं के वह पंडित थे। साथ ही अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, लैटिन इन सभी भाषाओं के वह अच्छे जानकार थे। BA पास करने के बाद गुलेरी जी अजमेर कॉलेज में संस्कृत के प्रधान अध्यापक हो गए। 1920 में हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी के ओरिएंट कॉलेज के वह प्रिंसिपल हो गए। उनका निधन 1921 ईस्वी में हुआ। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हिंदी साहित्य जगत में कुशाग्र संपादक, प्रबुद्ध निबंधकार और असाधारण कहानीकार के रूप में प्रसिद्ध है। उन्होंने कहानी तथा निबंध के क्षेत्र में भी अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान दिया है तथा आलोचनाओं पर भी उन्होंने अपनी कलम चलाई है। उनकी प्रमुख कृतियों में सुखमय जीवन, बुद्ध का कांटा और उसने कहा था, ये सभी जो कहानियाँ हैं उनकी अत्यंत महत्वपूर्ण है। उनकी उसने कहा था इस कहानी में उन्होंने राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना उजागर करने का प्रयास किया है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी भारतीय साहित्य के प्रकांड विद्वान एवं पंडित थे। मर्यादित कहानियां लिखते हुए भी वो हिंदी साहित्य में अमर हो गए। उसने कहा था यह कहानी इंडियन प्रेस प्रयाग से प्रकाशित होने वाली प्रसिद्ध पत्रिका सरस्वती में 1915 में प्रकाशित हुए थे। इस एकमात्र कहानी के कारण हिंदी साहित्य में गुलेरी जी अमर हो गए। यह कहानी एक सामाजिक कहानी होकर उसमें उदारता, प्रेम, कर्तव्य पूर्ति इसकी विशेषता है। किसी के प्रेम के लिए दिया गया शब्द इस कहानी का नायक अपनी जान गंवाकर उसकी पूर्ति करता है। यह कहानी अत्यंत संवेदनशील है। पवित्र प्रेम का आकर्षण युगांतर में कर्तव्य में परिणत हो जाता है। कहानी अत्यंत मर्मस्पर्शी है। व्यक्ति, समाज और उनकी मान्यताओं के धरातल पर कहानी की सृष्टि हुई है। मानव जीवन के सहज गुण तथा व्यक्तित्व के सुंदरतम प्रतिष्ठा प्रस्तुत कहानी में हुई है। उसने कहा था कहानी की कथा वस्तु इस प्रकार है। एक सिख लड़का लहना सिंह अपने मामा के घर अमृतसर में आया है। एक दिन मामा के केस धोने के लिए दही की आवश्यकता थी और इसीलिए दुकान में दही खरीदने के लिए जाता है। वह जिस दुकान में गया था उसी दुकान में एक लड़की अपने रसोई का कुछ सामान खरीदने के लिए आई थी, परंतु वह दुकानदार किसी और के साथ जूझ रहा था। उसी समय इन दोनों को एक दूसरों के साथ परिचित होने के लिए अवकाश मिल गया। यह लड़का उस लड़की से सवाल करता है, तेरा घर कहाँ है? तो वह लड़की 8 साल की लड़की कहती मेरा घर मगरे में है। साथ ही सवाल करती तुम्हारा घर कहाँ है? तो वह कह देता है मेरा घर गुरु बाजार में है, मैं मेरे मामा के घर आया हूँ। और इस तरह से वह दुकानदार किसी और के साथ जूझते जूझते उनका अपना सौदा दे देता है। सौदा लेकर यह दोनों
कुछ दूरी तक साथ साथ चलते हैं। कुछ आगे बढ़ने पर यह 12 साल का लड़का लहना सिंह उस 8 साल की लड़की की ओर मुस्कुराकर सवाल करता है, तेरी कुड़माई हो गई? इस पर वह लड़की धत कहकर भाग गई। अकस्मात किसी न किसी बहाने 1 महीने तक वह मिलते रहे। जैसे अकस्मात वह लड़की मिलती थी, यह लड़का उस लड़की को चिढ़ाने के लिए वही सवाल करता था, तेरी कुड़माई हो गई, और लड़की धत कहकर भाग जाती रही। एक दिन लहना सिंह ने उस लड़की को चिढ़ाने के लिए वही सवाल किया, तेरी कुड़माई हो गई, परंतु इस बार वह लड़की लड़के की संभावना के विरुद्ध बोली, कहते हाँ हो गई। देखते नहीं रेशम का गढ़ा हुआ शालू, और लड़की भाग गई। जब वह लड़की भाग गई तब उस लड़के की काफ़ी बुरी हालत हो गई। वो अपने घर की तरफ चला। रास्ते में एक लड़के को मोरे में ढकेल दिया, एक कुत्ते को पत्थर मारा, सामने से नहाकर आई हुई वैष्णवी से टकराकर अंधे की उपाधि पाई। इतनी सब उलझन के बाद यह लड़का अपने घर में पहुंच गया, कारण उसे अपने प्रेम भंग होने का दुख हो गया था। कहानी के पूर्वार्ध के बाद कहानी का जो उत्तरार्ध है वह काफ़ी विस्तृत है। 25 साल के बाद यह लड़का फौज में भर्ती हो गया। वह फौज में 77 नंबर राइफल में वह जमादार हो गया। उस 8 साल की लड़की को मिलकर 25 साल हो गए थे। उस लड़की को वो पूर्ण रूप से भूल गया। फौज में भर्ती हो जाने के बाद अपने ज़मीन के किसी मुकदमे को सुलझाने के लिए 7 दिन की छुट्टी लेकर घर में आता है। परंतु जैसे घर आता है तो उसी समय रेजिमेंट के अफसर की चिट्ठी मिलती है, युद्ध शुरू हुआ है, युद्ध लाम पर है, तुरंत लौट आइए। उस चिट्ठी के साथ दूसरी चिट्ठी मिली थी सूबेदार हजारा सिंह की, कि जिस चिट्ठी में उन्होंने लिखा था, लहना हमारा घर बीच में ही है, लौटते समय हमारे घर आ जाइए, हम भी युद्ध के लिए जा रहे हैं, सभी मिलकर जाएंगे। और उस दूसरी बात यह थी कि सूबेदार हजारा सिंह लहना सिंह से बहुत प्रेम करते थे और इसीलिए उनका कहना मानकर वह उनके घर पहुंच गए। उनके घर पहुंचने पर इन लोगों की अपनी बातचीत जारी थी। बातचीत के दौरान सूबेदार हजारा सिंह लहना सिंह को कहते हैं, लहना सूबेदार ने तुमको जानती है और वह तुम्हें बुला रही है। लहना सिंह के मन में प्रश्न उत्पन्न होता है कि अरे मैं पहली बार उनके घर में आया और सूबेदार ने मुझे कैसे जानती है। बोलते बोलते उनके कमरे में प्रवेश करता है, कहता है सूबेदारनी मुझे जानती है, कब से। जब सूबेदारनी उनके सामने आती है तो वह उन्हें कह देती है, मैंने तुझे आते ही पहचान लिया। कैसे पहचान लिया? जब लहना सिंह उसे पहचानने के लिए इनकार कर देता है तो उसी समय सूबेदारनी स्मृति बिंदुओं के आधार पर उसे याद दिलाती है, तेरी कुड़माई हो गई, धत कल हो गई, देखते नहीं रेशम का गढ़ा हुआ शालू। और उसी समय लहना सिंह के समझ में आया कि वह 8 साल की लड़की आज सूबेदारनी के रूप में उनके सामने खड़ी है। पसीना पसीना हो जाता है, लगता कोई सपना देख रहा है, भावनाओं का उद्रेक हो जाता है। और उसी समय सूबेदारनी उसे आगे कह देती है कि एक दिन दही वाले दुकान के पास टांगे वाले का घोड़ा बिगड़ गया था और तुमने अपनी जान पर खेलकर मेरी रक्षा की थी। उसी तरह का दिन आ गया है। कह देती है कि मेरा एक ही पुत्र है बोधा सिंह, जो फौज में भर्ती हो गया है। इसके पश्चात 4 लड़के हुए, एक भी उसमें से बच नहीं पाया। मैं तुमसे एक काम चाहती हूँ, मैं अभागिन हूँ। सरकार ने बहादुरी का किताब दिया है, लायलपुर में जमीन दी है और अब नमक हलाली का मौका आया है। परंतु अगर सरकार ने हमारी जैसी महिलाओं की पलटन बना दी होती तो मैं भी सूबेदार जी के कंधे से कंधे मिलाकर युद्ध के लिए चली जाती। परंतु मैं अभागिन हूँ, मेरा पुत्र फौज में भर्ती हो गया है। जैसे उस दिन तुमने मेरे प्राण बचाए थे
उसी तरह से इन पिता और पुत्र की जान बचाओ, यही मेरी भिक्षा है। मैं तुम्हारे सामने आंचल पसरती हूँ। और रोती सी सूबेदार ने उनके सामने से चली जाती है और लहना सिंह भी अपने आंखें पोंछता हुआ उस कमरे के बाहर वह प्रवेश करता है। इस तरह से मेल मिलाप हो जाने के बाद, बातचीत हो जाने के बाद वह युद्ध पर चले जाते हैं। वहाँ युद्ध प्रारंभ होता है। घंटे 2 घंटों में बड़ी से बड़ी आवाज़ गूंज जाती है। रात दिन खंदकों में बैठे बैठे उन सभी की हड्डियां अखड़ जाती हैं। बाहर आए तो गोली लगने की संभावना है। कीचड़ पिंडलियों तक कीचड़ में धंसे हुए हैं, हड्डियां अखड़ गई हैं। लहना सिंह और उनके साथी बातचीत कर रहे हैं, परसों उनकी फौज आएगी, तब तक खाते रहेंगे, सोते रहेंगे। परंतु लहना सिंह अपने साथियों को कहता है, बिना फिरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही, और अपने स्वाभिमान को जताते हुए कह देता है, अगर मुझे मार्च करने का आदेश हुआ तो मैं अकेले 7 जर्मनों को मारकर लौट सकता हूँ। परंतु उसी समय सूबेदार उसे समझाते हैं, लड़ाई के फैसले कोई नायक या जमादार नहीं करते, उसके लिए बड़े अफसर नियुक्त किए जाते हैं और वह हमेशा दूर की बात सोचते हैं। इस तरह से उन लोगों के अलग अलग विषयों पर चर्चा जारी थी। उसी समय वजीरासिया इन चर्चाओं से काफ़ी परेशान हो गया। वह कह देता, अरे क्या मरने मारने की बात लगा रखी है, छोड़ दो भाइयों, मरे जर्मन मरे तुर्क, कुछ गाओ, गाने के लिए कह देता है। और सचमुच उनके गानों के गीतों से वह खंदक गूंज उठती है, सभी सतेज हो जाती है। कुछ दिनों के बाद बोधा सिंह घायल हो गया। रात का समय है, घना अंधेरा है। बोधा सिंह 3 बिस्कुटों के सहारे 2 कंबल बिछाकर और लहना सिंह के 2 कंबल और बरानकोट ओढ़कर सो रहा है। लहना सिंह पहरे पर खड़ा है, उसकी अवस्था द्विधा है। एक आँख शत्रु पक्ष की ओर है और दूसरी आँख बोधा सिंह के दुर्बल शरीर पर है। वह अपनी जर्सी निकालकर लहना सिंह बोधा सिंह को पहनने के लिए देता है। बोधा सिंह उनका विरोध करता है, कह देता है कि इतने भयानक जाड़े से अपनी रक्षा कैसे कर पाओगे। लहना सिंह झूठ बोल देता है, कह देता है कि मुझे गर्मी लग रही है, आज मेरे पास दूसरी जर्सी है, विलायत से मैं बुन बुन कर भेज रही है, गुरु उनका भला करे, मेरे पास सगड़ी है, मुझे गर्मी लग रही है। और इसी तरह से झूठ बोल देता है और केवल एक खाकी कोट और जीन के कुर्ता पहनकर लहना सिंह पहरे पर खड़ा हो जाता है। उनकी अवस्था द्विधा हो जाती है। आधा घंटा बीत जाता है। आधा घंटा बीत जाने के बाद खाई के मुंह से आवाज़ आई, सूबेदार हजारा सिंह, लेफ्टिनेंट साहब हुकुम हुजूर, कहकर सूबेदार फौजी को सलाम करता है। नज़दीकी जर्मन की खाई है, डटे रहने का आदेश प्राप्त होता है। सभी लोग उनके साथ चलने लगते हैं। बोधा सिंह भी कंबल हटाकर उनके साथ जाने लगता है। लहना सिंह उनका विरोध करता है, परंतु सूबेदार के इशारे के कारण चुप रहता है। कुछ आगे बढ़ने पर लहना सिंह ने पाया कि लेफ्टिनेंट, जिन्होंने अपने जेब से 3 बम गोले निकाले हैं और उस खंदक में जगह जगह घुसेड़ दिए हैं और उनकी गुंथी वो सिगड़ी के पास रख रहा है। ये बात समझ में आते ही लहना सिंह ने अपनी बंदूक उल्टी की और जोरदार धमाका उसके गर्दन पर किया। दिया सलाई गिर पड़ती है। उनकी जेबों की तलाशी ली, 2-4 लिफाफे, एक डायरी मिलती है जो अपनी ओर रख लेता है। लेफ्टिनेंट को जब होश आता है तो लहना से उनसे हंसकर बोलता है, क्यों लेफ्टिनेंट साहब, उर्दू कहाँ से सीख कर आए? इस तरह से उनके साथ बातचीत करने में व्यस्त थे। लेकिन लेफ्टिनेंट का जो दूसरा साथी था पतलून, उनकी जेबों की तलाशी उन्होंने नहीं ली थी, जिनके जेब में पिस्तौल थी। लहना सिंह का ध्यान न होते हुए देखकर वो उन पर फायर करता है। गोली जांघ पर लगती है, परंतु लहना सिंह फायर कर उसे मार देता है। फायर की आवाज़ सुनकर सभी फौजी दौड़ कर आते हैं। कहते हैं, लहना क्या हुआ? झूठ बोल देता है, कहता है कि कुछ नहीं, एक कुत्ता आया था, गोली मार दी, और अपनी बात को टाल देता है। परंतु जख्म काफ़ी गहरी थी। एक पट्टी कस कर बांध देता है ताकि अपने दूसरे साथियों को पता न हो। कुछ देर के बाद 70 जर्मन फौजी चिल्लाकर खाई में घुस जाते हैं। सिखों की बंदूकों का वर्षा उन पर जारी है।
अपने तूफान फेरी के सहारे इन लोगों को रोकने का प्रयास किया जा रहा है। जख्मी होकर भी लहना सिंह तन तन कर मार रहा था। जर्मन भी काफी बेडर थे, अपने मरे हुए साथियों को लांघकर वह भी आगे बढ़ रहे थे। उसी समय सिखों का मुकाबला वे नहीं कर सके। इस लड़ाई में 63 जर्मन मारे गए, 15 सिख मारे गए। सूबेदार हजारा सिंह के दाहिने कंधे से गोली पार हो जाती है। लहना सिंह को भी एक गोली लगती है और उसी समय अपनी जख्म को खंदक की गीली मिट्टी लगा देता है ताकि अपने दूसरे सहयोगियों को पता न हो। बंदूकों की फायरिंग की आवाज़ सुनकर खाई वालों ने टेलीफोन करके कुछ गाड़ियों को बुलाया। थोड़ी अस्पताल की जगह थोड़ी दूरी पर ही थे। घायल लोगों को, लाशों को गाड़ी में रखा गया। बोधा सिंह को काफ़ी बुखार आ गया था और उसे गाड़ी में लिटाया गया। लहना सिंह अपनी जख्म गहरी होने के बावजूद भी वो गाड़ी में चढ़ना नहीं चाहता और सूबेदार हजारा सिंह लहना सिंह को छोड़कर जाना नहीं चाहते। और उसी समय लहना सिंह सूबेदार हजारा सिंह को कह देते हैं, सूबेदार तुम्हें बोधा सिंह की कसम, तुम्हें सूबेदारनी की कसम, तुम गाड़ी में चढ़ जाओ और मेरे लिए गाड़ी वापस भेज दो। लहना सिंह ने जब पत्नी की कसम दी, बेटे की कसम दी और उसी समय सूबेदार हजारा सिंह गाड़ी में चढ़ने लगते हैं और उसी समय एक हाथ से रोककर लहना सिंह उन्हें कह देता है, सूबेदार जब सूबेदारनी को चिट्ठी लिखो तो उसमें मेरा मत्था टेकना लिख देना और जब घर जाओगे तो सूबेदारनी को कहना उसने कहा था मैंने पूरा किया। अर्थात सूबेदारनी ने अपना पुत्र और पति दोनों की रक्षा करने के लिए लहना सिंह को कहा था और वह रक्षा उन्होंने की थी। लहना सिंह अपनी अंतिम सांसें गिन रहा था अपने कर्तव्य की पूर्ति के निश्वास में। लहना सिंह की प्राण ज्योत बुझ जाती है। मृत्यु के समय जीवन की सभी घटनाओं का उसे स्मरण होता है कि जब वो 12 वर्ष का था, अमृतसर में अपने मामा के घर आया था, वो सभी घटनाएं उसे याद होती है। और कुछ दिनों के पश्चात लहना सिंह की मृत्यु की खबर अखबार के किसी कोने में आती है। मैदान में घावों से मरा नंबर 77 राइफल जमादार लहना सिंह किसी को दिए गए शब्द की पूर्ति उसने अपनी जान गंवाकर की है। अर्थात प्रस्तुत कहानी में लहना सिंह के माध्यम से प्रेमचंद जी ने देश प्रेम की भावना उजागर करते करते अपने कर्तव्य निष्ठा की पूर्ति प्रस्तुत कहानी में की है। धन्यवाद।